कांग्रेस की बड़ी बैठक, उपचुनाव पर गहन मंथन, बैठक से अरुण और सचिन नदारद, शेरा की दिखी आमद। इन तीन चेहरों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुरुवार को हुई कांग्रेस की बैठक में हुआ क्या। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, चुनाव क्षेत्र के पदाधिकारी समेत कई दिग्गज उपचुनाव को लेकर मंथन में जुटे रहे। इसमें जो तय हुआ उसके मुताबिक उपचुनाव में सर्वे के बाद ही होंगे टिकट फाइनल। बूथ और मंडलम सेक्टर को मजबूत करने पर विशेष होगा जोर। दमोह जीत का फार्मूला आगामी उपचुनाव की 4 सीटों पर भी लागू किया जाएगा। चुनाव की तैयारी में हवाबाजी नहीं चलेगी, ये कमलनाथ ने कहा। हर चुनाव का अलग संदेश होता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला पंचायत, जिला परिषद का चुनाव, इन सब के अपने मायने होते हैं। उपचुनाव का क्या मायने होगा? इस उपचुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं, कोई गवर्नमेंट बिगड़नी नहीं, पर इस उपचुनाव से एक संदेश जाता है। उपचुनाव जीतकर कांग्रेस संदेश देना चाहती है, लेकिन इस बैठक में इन तीन चेहरों को लेकर भी पार्टी में अलग संदेश गया है। निर्दलीय विधायक शेरा ने कमलनाथ के साथ मुलाकात की। खंडवा लोकसभा सीट से वो टिकट मांगने पहुंचे थे, जबकि समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण यादव, जो कि खंडवा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, वो बैठक में आए ही नहीं और न ही उनके भाई सचिन यादव ही मौजूद दिखे। हम उनके कॉलेज वगैरह हैं, कई कामों में व्यस्त रहते हैं। 1000 एकड़ जमीन है, खेती में व्यस्त रहते हैं। तो राजनीति की खेती करो या खेत में खेती करो, बराबर। सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा है कि वो दिया जाएगा। और मुकुल वासनिक ने ये कहा है कि ये जो चुनाव है इसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पे तो पड़ेगा ही 2003, लेकिन पूरे देश पे पड़ेगा, क्योंकि एक लोकसभा सीट भी है। कांग्रेस का मुझे पुराना अनुभव भी है। कांग्रेस में काम करने वाले नेता के पीछे बहुत से फर्जी नेता पड़ जाते हैं, और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी उनके आसपास इतने हवावा नेता घूमते रहते थे। उन्हीं हवावा नेताओं की वो सुनते भी थे। इसका भी उन्हें नुकसान हुआ होगा, ये उन्हें पता लग रहा होगा। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें सर्वे से ही दावेदार तय किए जाएंगे। ये भी लगभग तय है कि दमोह फार्मूला ही कांग्रेस फॉलो करेगी, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि मुकाबला बीजेपी से होगा। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि कौन आखिरी दम तक जोर लगाता है और बाजी मारता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का फाइनल फार्मूला। तो क्या होगा कांग्रेस का फाइनल फार्मूला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे देखने लायक, समझने लायक, गुनने बुनने विश्लेषण करने लायक टिप्पणी है सज्जन सिंह वर्मा जी की, जो जब भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता है। 1000 एकड़ ज़मीन है खेती की, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अरुण यादव व्यस्त होंगे पुष्पा जी, क्या किया जा सकता है? आखिर राजनीति की खेती करें कि अपनी खेती करें? कमाल है सर। यानी क्या माने कि अब अरुण यादव जी भी, मतलब जो कुछ महीने पहले घटा मध्य प्रदेश में, वैसा कुछ अरुण जी के साथ, अब भैया अब ऐसा कुछ घटनाक्रम होगा जिसमें मीटिंग में वो नहीं आएंगे, और उनके नहीं आने पर कांग्रेस का एक सीनियर और कमलनाथ जी के जो बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनका ऐसा बयान आएगा तो हम क्या अंदाज़ लगाएंगे? हम यही अंदाज़ लगाएंगे कि मामला गड़बड़ है। और गड़बड़ है तो फिर कांग्रेस में गड़बड़ का तो एक ही मतलब होता है कि कांग्रेस के लिए अगर ये ठीक नहीं है तो बीजेपी के लिए मंगलदायक हैं, शुभ मंगलदायक हैं। तो ये तो खैर बात हुई अनुमानों की, विश्लेषण की, तमाम बिंदुओं की। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस अभी भी कुछ चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन कमलनाथ और उनकी टीम एक बहुत एग्रेसिव बैटिंग के मूड में भी है, ये भी बात बहुत साफ है। सज्जन सिंह वर्मा जी की टिप्पणी ये बता देती है कि उस समय जब ये टिप्पणी आई थी कि तो उतर जाएं सड़क पर, और आज खेती है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो शायद थोड़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग थी,
ये थोड़ी सी कम हार्ड हिटिंग है, लेकिन हार्ड हिटिंग तो है सर। और यही वजह है कि कांग्रेस का ये नज़रिया बताता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। जो बीत गया वो पास्ट था और हम वर्तमान पे खड़े हैं और भविष्य के लिए सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस का यही मंत्र है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त जब आगे बढ़ेगा तो बताएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, मध्य प्रदेश और देश की सियासत पर तमाम परिस्थितियों पर गहरी नज़र। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं उमेश शर्मा जी, बीजेपी के नेता हैं, चिंतक, विश्लेषक हैं और भाषा ऐसी काव्य और प्रवाहमयी है कि आनंद आ जाता है सुनने में। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ एक युवा कांग्रेस के नेता हैं जो बिना लाग लपेट के बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, हर्षद शर्मा। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले संदीप जी की टिप्पणी से हम आगे बढ़ते हैं। संदीप जी, आप किस तरह देखते हैं? दोनों बातें आपने सुनी। कमलनाथ जी का बहुत सधा हुआ एंगल रहा मीटिंग में, जो बिल्कुल एक लीडर, एक नेतृत्वकर्ता का होना चाहिए। और दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा जी का ये कहना बहुत सारे संदर्भों, निहितार्थों की तरफ इशारा करता है कि अरुण यादव अब कितने दिन के मेहमान हैं। सवाल तो उठेगा सर। देखिए शरद जी, ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी और स्वाभाविक है। राज्य में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव कई मायने महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नाता रखते हैं। बुंदेलखंड है, विंध्य है, निवाड़ है, ये इलाके हैं सारे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जोर लगाएंगे और कमलनाथ जी भी उस तैयारी में है कि ये चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि जो कांग्रेस के पक्ष में हों। जो माहौल दमोह के उपचुनाव के नतीजों के बाद बना है वो आगे तक चले, इसके लिए जरूरी है कि इन 4 चुनावों में जीतना जरूरी है। जहां तक आपने अरुण यादव की बात कही और सचिन यादव की, स्वाभाविक बात है कि इतनी बड़ी बैठक जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होनी थी, उन क्षेत्रों के लोग बुलाए गए थे और वहां के बड़े दावेदार अरुण यादव का बैठक में ना पहुंचना। दूसरा, उनके भाई सचिन यादव का जो मंत्री भी रहे हैं कमलनाथ सरकार में और विधायक भी, वो भी नहीं पहुंचे। और फिर उसके बाद सज्जन वर्मा का बयान आना, ये बड़े सवाल तो खड़े करता है क्योंकि हमेशा ये अनुमान लगाया जाता है कि जो भी नेता पार्टी से नाराज होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के संपर्क में हो, कहीं बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो। सज्जन सिंह वर्मा के बयान में बहुत साफ तो नहीं कहा उनने, लेकिन इशारा जरूर किया कि वो कहीं ना कहीं पार्टी से खुश नहीं है अरुण यादव। यही कारण है कि वो बैठक में नहीं पहुंचे। मूल वजह क्या है ये तो साफ करेंगे स्वयं सचिन यादव और अरुण यादव, लेकिन मतलब बड़ा है सज्जन सिंह वर्मा के बयान का। मतलब बड़ा है हर्षद जी, मतलब बड़ा है। और जब भी इस तरह का कोई बयान आता है तो सर हम ही लोग सिंहर जाते हैं थोड़ा कि उतर जाएं, या फिर राजनीति की भी खेती है, अपनी भी खेती है, दोनों जरूरी है। बड़ा इसके समझने में जो हम ही को थोड़ी चिंता होती है, तो आपको भी एक कमिटेड कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते चिंता तो होती ही होगी। किस तरह से देखें? चलिए, इनका कोई अंत नहीं है, मान लिया जाए ये कांग्रेस का एक खुला खेल, फर्रुखाबादी नेचर है। हम लोगों की आदत है बीजेपी के डिसिप्लिन को देखने की, तो हम लोग उससे तुलना करने तुरंत बैठ जाते हैं कि अरे भैया बीजेपी इतनी डिसिप्लिन्ड और कांग्रेस में इतनी खुली टिप्पणी। हम कल्पना नहीं कर सकते कि बीजेपी में कोई नेता ये कहे किसी भी बड़े नेता को लेकर कि उनकी खेती भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, अब वो भी जरूरी है भैया। लेकिन ये कांग्रेस है, कांग्रेस एक अलग मिजाज की पार्टी है। लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं और कितना आश्वस्त करते हैं कि ठीक ट्रैक पर है गाड़ी कांग्रेस की? शरद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारी पार्टी में ये जो बातें ये खुल के होती है, और ये बात मैं खुद भी ये बात खुल के कह रहा हूँ। देखिए शरद जी, ये विचारधारा है हमारे कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो लिबरल तरीके की भी विचारधारा है। हम अपने व्यूज को खुलकर बोल सकते हैं, चाहे संगठन लेवल पर बोल सकते हैं, हमारे बड़े नेता न्यूज पर भी बोल सकते हैं और खुलकर ये बात होती है। लेकिन मैं संदीप जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ और मैं सज्जन सिंह वर्मा जी की बात से भी सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब एक चुनाव हम लड़ने जाते हैं तो चुनाव कई तरीके से लड़ा जाता है। सोशल मीडिया पे भी चुनाव लड़ा जाता है। इस तरीके की बैठक जिस तरीके से कमलनाथ जी और हमारे राष्ट्र प्रभारी जी ने ली है, उस तरीके की बैठक भी की जाती है। और जो जमीन के नेता हैं उनको जमीन की जिम्मेदारी दी जाती है। तो सचिन यादव जी और अरुण यादव जी वहां से विधायक हैं, सचिन यादव जी, अरुण यादव जी वहां से सांसद रहे हुए हैं, मंत्री रहे हैं सचिन यादव जी, तो वो जमीनी नेता हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बैठक में पहुंचे और हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर हो, हर व्यक्ति जमीन पर हो। हर आदमी का अपना एक अलग रोल है और वो अपना रोल निभाता है। और निश्चित तौर पर सचिन यादव जी और अरुण यादव जी का फिलहाल जो काम है
वो खंडवा में जमीन पर रहना है, वहाँ की जो जनता है, जनता के बीच में रहना है, तो वो अपना उस रोल को निभा रहा है। और जनता, देखिए शरद जी, जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन की है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम भी लोगों के बीच में रहता है, व्यापारियों के बीच में रहता है, किसानों के बीच में रहता है। हमारी भी खेती है, 1000 एकड़ की नहीं है, लेकिन हमारी भी खेती है। तो देखिए शरद जी, जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर से सवाल पूछती है। हम नहीं पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं, हम तो हमेशा पूछते रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। लेकिन जनता आज भाजपा के नेताओं से, भाजपा के कैडर से, कार्यकर्ताओं से सवाल पूछती है कि खाद्य तेल जो 80 रुपए लीटर हुआ करता था, वो आज 180। चलिए इस पे करेंगे सर, एक दिन इस पे भी डिबेट करेंगे, एक दिन इस पे भी बैठेंगे कि क्या सवाल जनता के मन में है और वो क्या पूछ रही है। लेकिन मैं आपके साहस को भी प्रणाम करता हूं और कांग्रेस को मैं फिर कहता हूं कि समझने का इससे बेहतर मौका मिलता है कि सज्जन सिंह वर्मा की टिप्पणी से भी आपने, देखिए ये कांग्रेस है, कांग्रेस का ये कल्चर है, इसको समझना भी पड़ेगा। जो लोग राजनीतिक इतिहास के विद्यार्थी हैं कि एक युवा कार्यकर्ता अर्ली 40s में है, जो वो सज्जन सिंह वर्मा जी जो करीब करीब 70 वर्ष के हैं, उनकी बात से बैठकर असहमति जता रहा है। उमेश जी भी मन ही मन में तो सोचते होंगे कि हाँ साहब, ये बात तो है कांग्रेस में। बहरहाल जी, उमेश जी आप क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप? जी 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 शरद जी, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया तो सज्जन भाई की टिप्पणी को सुन नहीं पाया, पर पौराणिक जी ने जो बताया उससे मैंने जो समझा है वो है कि संभवतः उन्होंने ऐसा कहा है कि उनकी अपनी भी खेती है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी बिल्कुल है। बिल्कुल यही कहा। अरुण यादव जी बैठक में नहीं पहुंचे जी, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है जी, और मुझे लगता है कि आवत हर से नहीं नैना नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले कह गए और मुझे लग रहा है कि अरुण यादव जी उसका पालन कर रहे हैं। उनके जाने से ना जाने से, वे जाते भी तो कमलनाथ जी को कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। ये सज्जन वर्मा जी के बयान से स्पष्ट हो गया है। सज्जन वर्मा जी कोई बात अगर कह रहे हैं तो ये माना जाना चाहिए कि मुखमंडल जरूर सज्जन वर्मा जी का होता है, पर शब्द कमलनाथ जी के होते हैं। जितनी सन्निकटता सज्जन वर्मा जी की कमलनाथ जी के साथ है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में वे पहले 2-3 नेताओं में होंगे जो कमलनाथ जी के इतने निकट है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित कहीं ना कहीं से वो जो बात उन्होंने कही है उसमें कमलनाथ जी की सहमति मानी जानी चाहिए, या सहमति नहीं भी मानी जाए तो ये माना जाना चाहिए कि इस तरह का विचार अरुण यादव जी के लिए कमलनाथ जी भी रखते होंगे। एक बात। और दूसरी बात सज्जन भाई ने जो कही है उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने अरुण यादव जी के पेज को अभी देखा है, सचिन यादव जी के पेज पर भी जाकर देखा है कि आखिर क्या व्यस्तता थी। तो मुझे तो ऐसी कोई व्यस्तता नहीं दिखी। वो खेत में भी नहीं दिखे, खेती में भी नहीं दिखे, इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेते हुए भी नहीं दिखे। ये जरूर दिखा कि भोपाल में जिस समय कमलनाथ जी अपने आवास पर बैठक कर रहे थे तो अरुण यादव जी अपने आवास पर बैठक कर रहे थे। कमलनाथ जी चुनाव के बारे में चिंतन कर रहे थे और अरुण यादव जी के आवास पर खंडवा लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े और वरिष्ठ नेता हैं वो सारे लोग बैठक कर रहे थे। सचिन यादव जी के पेज पर भी मैंने जाकर देखा कि क्या व्यस्तता रही, क्यों नहीं पहुंच पाए इतनी महत्वपूर्ण बैठक में। जो हर्षद जी बता रहे हैं कि प्रभारी जी थे, कमलनाथ जी थे, तो सचिन यादव जी कसरावद में जो कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता हो गए या उनके परिजन हो गए, उनके यहाँ शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे। सुरेंद्र सिंह सेरा जरूर बैठक में पहुंचे। तो मुझे लगता है कि अरुण यादव जी का नहीं जाना और सुरेंद्र सेरा जी का जाना, बहुत सारी चीजें शरद जी अपने आप स्पष्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि पहला मौका नहीं है। अरुण यादव जी को बहुत लंबे समय से आहत किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आखिरी बात शरद जी की, आज अरुण यादव जी ने यह स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब याचना नहीं रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा। जी दुर्गेश जी, और शेरा जी वाकई बहुत दिलचस्प किरदार हैं और टाइगर्स को भी सीखना चाहिए उनसे कि अपने वजूद को बचाने के लिए अगर वो पॉलिटिकल होते। टाइगर्स आज विश्व बाघ दिवस है तो इतना संकट नहीं होता। हालांकि अब अच्छी बात है कि शेरा पर, यानी मतलब हम जंगल के शेरा की बात कर रहे हैं सर, उस पर संकट नहीं है। जी बताइए। जी हर्षद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, उमेश जी की कुछ बातों का मैं काउंटर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, उमेश जी ने कहा कि उन्होंने अरुण यादव जी और सचिन यादव जी का फेसबुक और ट्विटर चेक किया और उससे उनको ये पता लगता है कि उनकी कोई व्यस्तता नहीं थी। देखिए, जरूरी
उमेश जी कि हर व्यक्ति अपनी जो व्यस्तता है उसको सोशल मीडिया पर शेयर करे। चुनाव एक बहुत ही गंभीर और अहम चुनाव है ये, और उसमें अरुण यादव जी भी दावेदार हैं, सचिन यादव जी वहाँ के जिम्मेदार विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को सोशल मीडिया पर डाला जाए। कुछ बैठक सीक्रेट भी होती है और कुछ व्यस्तता इस तरीके से होती है कि उनकी जो टीम चलाती है या सोशल मीडिया, कोई नेता आज की तारीख में इस स्तर का अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चलाता है, तो वो टीम हो सकता है व्यस्त रही हो। तो अब ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी कई बार 3-3 दिन तक, 2-2 दिन तक शिवराज सिंह चौहान जी के फेसबुक पर, ट्विटर पर कोई अपडेट नहीं होती। इसका यह मतलब नहीं होता है कि शिवराज सिंह चौहान जी या सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है। दूसरी बात आपने कही कि सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान पर कमलनाथ जी, हर्षद जी मेरा हर्षद जी एक मिनट, हर्षद जी एक मिनट, हर्षद जी एक मिनट, और मैं आपकी बात सुन उम्मीद करूंगा कि हर्षद जी एक मिनट के लिए रुकिए बस सिर्फ। जी उमेश जी बोल लीजिए जल्दी से, जैसे हम मुकम्मल जवाब ले सके हर्षद जी से। जी उमेश जी। हाँ, मैं शरद जी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं डिबेट में नियमों का पालन करने वाला कार्यकर्ता हूं। शरद जी, ये क्षेत्राधिकार आपका है कि प्रश्न आपको करना चाहिए और बीच में काउंटर अटैक अगर करना भी चाहते हैं। हर्षद जी से मैं केवल छोटा सा निवेदन करता हूं, मैं अतिरिक्त समय नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि चैनल की अपनी मर्यादा होती है। हर्षद जी जो कह रहे हैं कि हर एक व्यस्तता फेसबुक पर नहीं डाली जाती है, ये व्यस्तता नहीं थी, ये अस्त व्यस्तता थी हर्षद जी। जिस समय आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खंडवा लोकसभा चुनाव, पृथ्वीपुर और जोबट और रेगांव की बैठक ले रहे थे, तब अरुण यादव जी अपने आवास पर खंडवा लोकसभा की अलग से बैठक कर रहे थे। और आप कह रहे हैं कि ये फेसबुक पर मत डालिए आप फेसबुक पर इस सच को, इस विश्लेषण को आप छुपा तो नहीं सकते हैं ना। ये तो एक निर्मम सच है कि कमलनाथ जी को सीधी चुनौती अरुण यादव दे रहे थे, कमल, है ना। इसलिए मैं बीच में कभी भी रोकता नहीं हूं। जो शरद जी का क्षेत्राधिकार है वो उनको निभाने दीजिए, वो पूछेंगे और वो अवसर देंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको उमेश जी, आपकी। जी हर्षद जी संक्षेप में। जी देखिए उमेश जी, मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको फिर वो कह रहा हूँ, ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जो नरोत्तम मिश्रा जी की महत्वाकांक्षा है वो बाहर दिखे, विजय वर्गीय जी की महत्वाकांक्षा बाहर दिखे। हमारी पार्टी में बिल्कुल हम खुलकर बोल सकते हैं, रहते हैं सर, सड़क पर चुनौतियां नहीं देते हैं, खुले में थम नहीं ठोकते हैं इस तरह की। और आपने तो शुरू में ही कहा कि खुल्लम खुल्ला है, तो करिए साहब, आपके खुल्लम खुल्ला से तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। आप खुल्लम खुल्ला करिए और इससे ज्यादा करिए कि आप और हम एक दूसरे के बीच में बोलें। आप इस बात से सहमत होंगे? आप बात पूरी कीजिए हर्षद जी, जवाब मत दीजिए। देखिए आप अपनी बात पूरी कहा, शुरुआत करी सर। ये खाकसार है साहब, बड़ी आलोचना होती है हम टाई वालों की, एंकर्स की, ये हम पे ही छोड़ दीजिए सर, हमको लोग बहुत कोसते हैं। हर्षद जी बोलिए सर। जी मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि उम्मीद मैंने ये की थी कि जो दमोह उपचुनाव हुआ उसमें प्रचंड तरीके से कांग्रेस की जो जीत और जितनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, मैंने ये सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने आत्मविश्लेषण किया होगा और ये उसका निचोड़ निकला होगा कि हमें कांग्रेस की कमियों का न देखते हुए हमें अपनी कमियों को देखकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हर चुनाव में यही रुचि रहती है कि कांग्रेस की क्या कमी है, कांग्रेस के नेताओं में क्या आपस में बैर चल रहा है, जो बातें निराधार। अच्छा जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि आप क्या मतलब इसी शैली में लड़ेंगे हर चुनाव कि दो नेता नाराज हैं, छिटक के बीजेपी के पास पहुंच गए, आपका अपना मतभेद जो है वो नहीं सुलझता है? भैया एक गलती तो हो गई है, हम लोग कोई नहीं है, हम लोग थर्ड पार्टी भी नहीं है सर, और ना हमारा अधिकार है कि आप जैसे विज्ञजनों को हम सलाह दें। लेकिन एक एपिसोड हो चुका है, पंजाब में कैप्टन और सिद्धू की रार तकरार हमने देखी है, माकन जी अभी राजस्थान में रायशुमारी करके हटे हैं, विधायकों के गंभीर आरोप हैं, हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में भी हो सकते हैं, होंगे ही। लेकिन ये क्या आपकी परंपरा बनती जा रही है कि कलह से घिरी कांग्रेस? देखिए शरद जी ये बात है कि हम अपना काम करने में विश्वास रखें। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ 200 विधायकों ने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस ने माहौल नहीं बनाया क्योंकि कांग्रेस को जनता के मुद्दा उठाने में ज्यादा रुचि है। इन्होंने उत्तराखंड में 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए है। ये भाजपा की अंतरकलह नहीं है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं आप लेकिन यहाँ अपनी पार्टी की बात करिए। आपने कर्नाटका में अपना मुख्यमंत्री बदला, अंतरकलह के चलते उनके खिलाफ भी विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी, मंत्रियों ने आवाज उठाई थी, आपने अपने मुख्यमंत्रियों को बदला।
आपका हेमंत बिस्वा आता हूं उमेश जी, आता हूं। शरद जी, आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है जी। शरद की इन बातों में नहीं है। हमारी रुचि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्य तेल, कोरोना, ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई, इन मुद्दों पर है। और भारतीय जनता पार्टी की रुचि हर चुनाव में रहती है कि कांग्रेस की अंतरकला, अगर हमारी अंतरकला हुई होती, सर अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूँ, कांग्रेस की अंतरकला हुई होती तो हम दमोह में प्रचंड जीत नहीं जीते होते। और ग्वालियर चंबल में जो 27 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें हमने सिंधिया जी के गढ़ में 7 सीटें जीती, इतने बड़े नेता के छोड़ने के बाद। तो इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए और जनता सर आप बिल्कुल मैदान में मजबूती से मौजूद हैं, इसीलिए बीजेपी आपसे इतना प्रेम करती है। देखिए हमारा भी प्रेम आपसे इसीलिए है कि आप मजबूत रहिए, नहीं तो वन साइडेड वनडे गेम देखना किसी को पसंद नहीं है सर। आप और मजबूत होइए, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप चौथे स्तंभ में। संदर्भ में तुलसी सिलावट जी कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म सर हो गई। छोड़िए, अब उसको छोड़िए। उमेश जी जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं कंक्लूडिंग लूंगा, कुछ सेकंड्स में आप अपनी बात कह लें। जी संदीप जी की टिप्पणी। जी जी जी। शरद जी बहुत संक्षिप्त में, मुझे बहुत आनंद आ गया आज। हर्षद जी जैसे मित्र के साथ मिलकर बड़ा आनंद आया। केवल एक बात उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत देखना चाहिए, सामने वाले की कमजोरी नहीं देखना चाहिए। अंतिम बात शरद जी, भीम को अपने गदा कौशल पर विश्वास है, पर दुर्योधन की जंगा पर भी निशाना रखना पड़ता है। हर्षद जी केवल इतना सा उत्तर देना चाहता हूं। क्या बात है, बढ़िया बात है ये। अच्छा पंच है ये, बिल्कुल सही बात है कि वो भी देखना पड़ता है और यही राजनीति है। और बीजेपी बिल्कुल उसी तरह, अब बीजेपी का कृष्ण कौन है ये बीजेपी जाने, लेकिन बीजेपी उसी तरह चल रही है कि तुम्हारी गदाओं में तो बहुत दम है भीम, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि दुर्योधन के शरीर के किस अंग पर प्रहार करना है। यहां थोड़ा आप चूकते हुए लगते हैं हर्षद जी। बहरहाल शुभकामनाएं आपको भी हैं, बीजेपी को भी। जी संदीप जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपको। शरद जी, कांग्रेस लगातार एक ही बात कर रही है कि वो दमोह पैटर्न पे चुनाव लड़ेगी। कई बार जीत के हालात, परिस्थितियां बहुत अलग अलग होती हैं, हर चुनाव एक अंदाज में नहीं लड़ा जाता है। दमोह की परिस्थितियां हम जानते हैं, एक बागी उम्मीदवार जो कांग्रेस से बीजेपी में आया था वो चुनाव लड़ा था, उसके एक विरोध था वहां पार्टी के अंदर। क्या वाकई में जो 4 जगह चुनाव होने वाले हैं वहां भी क्या बीजेपी के अंदर इसी तरह का विरोध होगा? तो वो रणनीति, जो रणनीति दमोह की थी, वो जरूरी नहीं कि 4 जगह कामयाब हो जाए। इसलिए कांग्रेस को बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी, एकजुटता दिखानी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए नेता फिर छटकते हैं तो बाजी बड़ी कठिन हो जाएगी कांग्रेस के लिए। कंक्लूडिंग एक मेरा सवाल जो मेरे जहन में जो हमने उठाया अभी, कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, क्योंकि निमाड़ से एक दल बदल तो हो चुका है, कुछ कहा गया कि पाइपलाइन में है, और क्या वो इसीलिए रुका है, माफ़ कीजिएगा मैं फिर अनुमान ही लगा रहा हूँ कि जिन बड़े नेता की अनुपस्थिति बैठक से रही है उनके साथ कांग्रेस को कुछ और झटके भी लग सकते हैं, हो सकता है इसमें कुछ समय लगे। और क्या बीजेपी इसकी बनावट कर चुकी है, और क्या ये उसी दिशा में, क्योंकि जिस तरह से नाथूराम गोडसे वाला विषय अरुण यादव जी ने उठाया था वो ऐसा लगा नहीं कि वो विषय उठाने लायक है। तो क्या कुछ स्क्रिप्टिंग भी चल रही है? बड़े सवाल हैं सर मन में, मैं नहीं कहता, हो सकते हैं हम सिरे से गलत हों जी, लेकिन सवाल तो उठेंगे। जी शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है। बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो कांग्रेस की हर कमजोर कड़ी पर नजर रखता है। स्वाभाविक सी बात है कि अरुण यादव खंडवा के बड़े दावेदार हैं, उनकी लगातार पार्टी के अंदर उपेक्षा हो रही है, इसे कोई नहीं नकार सकता। वो एक कद्दावर नेता है, और आप पिछड़ी वर्ग का जो संघर्ष चल रहा है इस समय मध्य प्रदेश में, देश में, ओबीसी का, उसका एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के अंदर। अगर कांग्रेस उनकी उपेक्षा करती रही और उन्हें लगा कि खंडवा से उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, तो हो सकता है कोई बड़ा फैसला लेने के लिए, राजनेता है, मजबूरी भी हो जाता है कई बार। वैसे उनका परिवार कांग्रेस ही है, इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, और चूंकि दार्शनिक विषय बड़े प्रिय होते हैं, कम से कम हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको तो प्रिय है। अब हर्षद जी आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये खाकसार जो है अज्ञानी, इसकी भी एक आध टिप्पणी होनी चाहिए सर पूरे शो में। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये भी समझना चाहिए कि हताशा और निराशा कई बार एक अजीब सी प्रक्रिया को जन्म देती है जिसमें आप दिशाहीनता की तरफ चले जाते हैं, और कई बार क्रोध या ये मान लेते हैं कि इसी दिशा की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं नहीं कहता कांग्रेस की वो स्थिति है, 135 साल पुरानी पार्टी, हम बार बार ये बात कहते हैं कि उसको मार्ग दिखाने के अधिकारी हम बिल्कुल नहीं हो सकते। वो पार्टी कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक ही कमज़ोर कड़ी दिखती है, वो है कम्युनिकेशन। अगर अरुण यादव नहीं आए तो क्या उनसे राहुल गांधी नहीं पूछ सकते थे कि एक बयान दे दीजिए, क्यों नहीं गए? नहीं तो ये मीडिया और शरद द्विवेदी जी जैसे एंकर जो हैं
जो ज्ञानी हैं वो लोग बैठ के नाना प्रकार के विश्लेषण करेंगे कि जल्दी दल बदल होने वाला है, जाने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पर कांग्रेस को फोकस रहना होगा। 2018 में आपका प्रदर्शन अच्छा था, आपने दमोह में अच्छा प्रदर्शन किया, आप कहीं से खारिज और चुके हुए नहीं हैं, इसीलिए बीजेपी का अनन्य प्रेम है कांग्रेस पर। लेकिन ये प्रेम आपको बनाए रखे कांग्रेस बीजेपी आपके ऊपर। और कई बार मलयालम में एक कहावत है कि चाट चाट के समाप्त कर देना, तो थोड़ा बीजेपी के इस प्रेम से भी सतर्क रहिए हर्षद जी, ये भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद हर्षद जी, धन्यवाद उमेश जी, और धन्यवाद हमारे साथी संदीप पौराणिक जी को। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। चंदूलाल अब सरकारी हैं। नमस्कार सर।